हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था वो निर्णय प्रक्रिया को लेकर बनाया था। अब इसके बाद में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पे ये अगला वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे इसकी होम साइंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उनके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है वो आगे क्लास में हायर स्टडी में भी काम करेगा, तो इसलिए इसको सभी लोग ही पढ़ सकते हैं। बट स्पेशली अभी जो रिसेंटली मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग के काम आएगा ये। आगे इसमें है कि जो व्यक्ति इसमें निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको देख लेते हैं। पहला है व्यक्ति की अभिरुचियाँ और अभिवृत्तियाँ तथा व्यक्तित्व। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अपने पसंद नापसंद होती है, उसका एक टेस्ट होता है। जैसे कोई कलर है, मान लीजिए कलर के बारे में बात करें ना, तो किसी को काला पसंद है, किसी को सफ़ेद पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है, किसी को पीला पसंद है। तो इसी तरह से अगर वो कोई चीज़ को पसंद करने जाएगा तो अपनी रुचि के अनुसार ही वो पसंद करता है, या उसकी जो आदतें हैं या उसकी वृत्तियाँ, जो उसकी सोच है, जो उसका व्यक्तित्व अपना है, उन सब चीज़ों का प्रभाव किसी भी निर्णय पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूँकि प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सभी अभिरुचियाँ हो, अवृत्तियाँ हो या व्यक्तित्व हो व्यक्ति का, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि निकटस्थ परिवेश, हमारे आसपास का वातावरण। देखिए, कोई भी परिस्थिति होगी तो अगर हम उस पर निर्णय लेंगे ना, तो हमारे आसपास जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे इसमें दिखा भी हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में रहता है और वहाँ से प्रभावित है, तो उसके निर्णय पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकटस्थ परिवेश, हमारे आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, इसका प्रभाव भी हमारे निर्णय पे पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश के अंतर्गत समाज, समकक्ष, समूह, समुदाय, जो हमारे आसपास का जो समाज है, इसका भी फर्क हमारे निर्णयों पे पड़ेगा। जो हमारे, मान लीजिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है महिलाओं से संबंधित या बालिकाओं से संबंधित एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि अगर हमारा समाज लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं देता तो छोटी आयु में ही शादी करने पे बल देता है, तो इसका प्रभाव भी हमारे निर्णय पे कहीं ना कहीं देखने में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है सांस्कृतिक संदर्भ। हमारा सांस्कृतिक संदर्भ मूल्य तथा पूर्वाग्रह। देखिए, मूल्य जो हम जिन परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, जिनको मानते चले आ रहे हैं, या पहले से हमारी जिस चीज़ को लेकर सोच एक बनी हुई है, अवधारणा हमारे मन में बनी हुई है, उसका प्रभाव भी हमारे निर्णयों पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो यहाँ पे है कि कई समुदाय या समाजों में विवाह उपरांत माता पिता की संपत्ति पे लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता। इसी प्रकार विवाह उपरांत लड़कियाँ अपने पति की उपजाति गोत्र अपने नाम के आगे लगाती हैं। तो देखिए, ये चलता चला आ रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे इस नियम को अपनाया जाएगा। कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये पूर्वाग्रह या मूल्य होते हैं। इसी तरह अगला है व्यावसायिक प्राथमिकता। व्यवसाय तथा इसके प्रति वचनबद्धता और समर्पण संबंधित उत्तरदायित्व हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो भी व्यवसाय है, इसके प्रति जो भी हमने बात कही है, जो हमने वचन दिए हैं, जो हम उसके लिए जिस तरह से समर्पित हैं, ये सभी चीज़ें भी हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यवसाय व्यक्तियों और वातावरण के गुणात्मक विकास के लिए परिप्रेक्ष्य का निर्माण तथा इसका पोषण करता है, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। सही बात है। तो हमने पढ़ा हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब हमने निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो निर्णय प्रक्रिया की जो अवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या आता है देख लीजिए। देखिए, अवस्थाएं जो है उसके पहले जॉन डेवी ने उनके बारे में निर्णय प्रक्रिया के बारे में कुछ बात बताई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक चरण के रूप में भी लिया जा सकता है निर्णय प्रक्रिया के, जो कि निम्नलिखित है। पहला है समस्या को परिभाषित करना। यहाँ पे समस्या ये है कि जैसे किसी भी चीज़ पे हम जब निर्णय लेते हैं, तो जिस विषय पे निर्णय लेते हैं उसी को समस्या के रूप में कहा जा रहा है, कि इसका संबंध समस्या के सभी पक्षों को समझने से है। कि हम जब समस्या देख रहे हैं तो उस समस्या से संबंधित जो पक्ष हैं, वो पक्ष विपक्ष जो भी बातें हैं उनको हम समझ रहे हैं। यहाँ पे बात ये है। फिर उसमें से विकल्प, उसके लिए समस्या के समाधान के लिए या किसी चीज़ का निर्णय लेने के लिए जो विकल्प हमारे पास होते हैं, जिनमें से हम कहते हैं ना कि हम ये चुने या ये चुने या ये चुने, वही बात है यहाँ पे कि विकल्पों को ढूंढना। उनमें से कौन कौन से विकल्प हैं, सबसे पहले तो उनको ढूंढना जाता है। फिर उसके बाद में उनमें से सिलेक्शन होता है। तो जब सिलेक्शन तब होता है जब भी, अगला पॉइंट जैसे है परिणामों पे विचार करना, तो जो भी सिलेक्शन हम करेंगे तो उसके परिणाम को भी हम देखेंगे कि अगर हम इस चीज़ को, इस विकल्प को चयन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा।
तो यहाँ पे यही चीज़ दी है कि जो भी उचित समाधान होगा उसका उचित हम ये देखेंगे कि परिणाम इससे सबसे अच्छा आएगा, उसी का ही हम चयन करेंगे। फिर इसके बाद अगला है अपने मूल्यों की पहचान करना। इस अवस्था का संबंध उस सर्वोत्तम समाधान के चयन से। देखिए वही बात है कि हम उसी विकल्प को चुनेंगे जिससे हमें मालूम है कि सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उस स्थिति के बारे में वो सही है या नहीं, यही अपने मूल्य की पहचान करना होता है। फिर निर्णय करना, उसके बाद में निर्णय किया कि हमने इस विकल्प का चयन किया है और उसे कार्यान्वित करना, मतलब कि फिर उसके बाद में उसको अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में फिर जो परिणाम आता है उसका मूल्यांकन करना। अगला जो स्टेप है परिणामों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे यही है कि कोई भी चीज़ को जब हमने अप्लाई किया तो उसके बाद उसका रिजल्ट देखा कि उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट का मूल्यांकन, हमारा रिजल्ट कैसा आया है, अच्छा है, खराब है, वो जो कुछ भी है वो उसका मूल्यांकन करना कहलाता है। तो ये जो चरण है निर्णय प्रक्रिया के, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर करके पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद में जो है निर्णय प्रक्रिया की जो अवस्थाएं हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं कि पहली अवस्था स्थिति का निर्धारण अवस्था। तो ये अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को किसी स्थिति से पहली बार रूबरू होना, पहली बार आमना सामना होना। तो ये जो स्थिति होती है इसी को ओरिएंटेशन स्टेज कहा जाता है या हिंदी में अभिमुखीकरण कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम पे हमने उस चीज़ को देखा। फिर उसके बाद में दूसरी द्वंद्व अवस्था जिसको कॉन्फ्लिक्ट स्टेज कहते हैं। जब एक बार इससे से आप परिचित हो जाएंगे तो इसका फिर विश्लेषण और विवेचन प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि फिर इसके बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे। ऐसे शॉर्ट में समझिए कि सोचना प्रारंभ करेंगे। जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे तो उसके बाद अगली जो अवस्था आएगी वो है आविर्भाव की अवस्था। अब हमारे दिमाग में जब उस चीज़ पर लिख के हम विचार कर रहे हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि जब द्वंद्वात्मक स्थिति की विवेचना करते उस समय उसका विश्लेषण करते हुए कोई अस्पष्ट धुंधला सा विचार एकदम मन में आता है तो अंतिम निर्णय के लिए एक संकेत का काम करता है ये, कि मतलब हम उस विचार को के सहारे एक अंतिम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो यह अवस्था आविर्भाव की अवस्था कहलाती है। फिर इसके बाद आता है प्रबलन अवस्था। तो इसमें प्रबलन अवस्था में है कि सभी पक्षों का विश्लेषण करने के पश्चात और निर्णय के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने के पश्चात जो निर्णय लिया जाता है, मतलब आखिरी का जो निर्णय लिया जाता है वो प्रबलन की अवस्था कहलाती है। मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो प्रबलन की अवस्था होती है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ और आपको कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ भी मदद मिलती है इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।